बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलावत कुरान मजीद इरफान शहीद साहब। तमाम दोस्तों से गुजारिश है दरूद शरीफ खामोशी से पढ़ें। जनाब मोहम्मद नीर शफीक साहब कलेक्टर कस्टम समड़ियाल, मुअज़्ज़ज़ अरकान मजलिस आमला व साबिक़ सदूर मेहमानान गिरामी व मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ा, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं जनाब मोहम्मद नीर साहब को बतौर कलेक्टर कस्टम समड़ियाल तैनाती पर अपनी और अरकान मजलिस आमला की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन्हें गुजरांवाला चैम्बर में आने पर तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को आगाह करता चलूँ कि मादी करीब में कलेक्ट्रेट कस्टम समड़ियाल का एक अच्छा लाइजोन रहा है। कुछ अर्सा गैप भी देखने में आया, लेकिन अपनी तैनाती के बाद आपकी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद इस बात की मुस्तनद दलील है कि आप बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को ना सिर्फ हल करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि हमारे दरमियान मौजूद गैप को भी ख़त्म करेंगे। गुजरांवाला पाकिस्तान का अहम सनती शहर है। इस हवाले से एक तफसीली और जामिया डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट्री गुजरांवाला सनती शहर के मुतल्लिक़ आपकी मालूमात में इजाफा का सबब बनेगी। जब जुस्तजू और हौसले हो जमा तो मिल जाते हैं मंजिलों के निशान। मुनफरिद सकाफत और मोहब्बतों की अमीन सरजमीन, पाकिस्तान के तेजी से तरक्की और खुशहाली की मनाज़िर समेटता शहर गुजरांवाला, जो महज चंद ही सालों में हर मैदान में अपनी मसनूआत के मयार को बरकरार रखते हुए 150 से ज़ायद मसनूआत दुनिया के 80 से ज़्यादा ममालिक को सालाना $2.5 अरब से ज़्यादा की बरामद कर रहा है। गुजरांवाला की मसनूआत दरामदात की कमी का बेहतरीन नेमो बदल भी साबित हो रही है, जिसकी वजह से सालाना $3 अरब की बचत मुमकिन बनाई जा रही है। एक मुतबार अंदाजे के मुताबिक गुजरांवाला, कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद तेजी से सनती तरक्की में आगे बढ़ रहा है। गुजरांवाला में सनती तरक्की के सफर की बर्फ रफ्तारी का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरांवाला की सतह पर ये शहर इस साल $40 अरब से जायद मुल्की खजाने में जमा करवा चुका है। गुजरांवाला में 8,000 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जबकि 13,000 से जायद घरेलू सनतें मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सुनहरा दौर लाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरांवाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसनूआत को बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए गुजरांवाला चैम्बर मेड इन गुजरांवाला के उन्वान से सनदी नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनदी नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरांवाला को कारोबारी और सनदी दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरांवाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरूद मिन्नत आज गुजरांवाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है, इससे बआसानी रोशन मुस्तक़बिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज़ मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है।
सनदी पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरांवाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला सूबे भर के बड़े सनदी यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरांवाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6वें नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें, सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रीफैक्टरी ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, sanitary fittings, bathroom accessories, light और heavy engineering, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, running knives and salt, textile, carpets, gray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामद यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बराज़ील ऑस्ट्रेलिया के 2 मुमालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही है, जो कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का पूर्ण का सबूत है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को उनकी तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज़, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेटा, SCCB, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेपको शामिल हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड बोल्ट सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर में मुस्तफीद हो रहे हैं। फसीह ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाहाबादी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिफाई कारआए नुमायां का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरांवाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए जदीद सादिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अल-राइट ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क़ के लिए कोशियां हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1122 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरांवाला
कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को मसाइल और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरांवाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ जरूरत के मद्देनजर बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में आवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राईपोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल हैं। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम सरगर्मी साबित हो रही है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए अमल वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। जी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हम समझते हैं कि इंडस्ट्री और ट्रेड को फ़रोग़ तब मिलेगा जब कस्टम अथॉरिटी गुड्स क्लियरेंस के साथ साथ ममनुआ स्मगल्ड मसनूआत जो कि मिस डिक्लेरेशन और मिस ओरिजिन के ज़रिए मुल्क में दाखिल होती हैं पर काबू पाए और रोकथाम करे। गुजरांवाला चूँकि मेटल का हब है, हम ये चाहेंगे कि हुकूमत मेटल एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करे और महकमा इस बात की यकीन दहानी करे कि जो सहूलियात फराहम की गई हैं इनका गलत इस्तेमाल ना हो, चाहे इसके तल्लक कस्टम डिपार्टमेंट से हो या ट्रेड से। हम टैक्स ना देने और हरासा करने के खिलाफ हैं और साफ और शफाफ कारोबारी माहौल फराहम करने और बराबरी सतह पर कारोबारी माहौल फराहम करने का महकमा से मुतालबा करते हैं। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए चंद एक मसाइल आपकी गोशो गुजार कराना चाहूँगा, जिनकी तरफ से आपकी फौरी तवज्जो यकीनन बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ का सबब बनेगी। DTRE के हवाले से चंद एक मुश्किलात पेश आ रही हैं, जैसा कि कोटे का मुख्तस करना वगैरह। बराह करम इस पर भी नज़रसानी कर ली जाए। मुल्क में मुख्तलिफ बहरानों के बायस कारोबारी हालात पहले जैसे नहीं रहे। बिजनेस कम्युनिटी अपने नाम साथ हालात की वजह से किसी न किसी तरह अपने कारोबारी मामला चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त फ्रेट चार्जेस में होशरुबा इजाफा ने सख्त परेशानी से दुचार किया हुआ है। बिजनेस कम्युनिटी की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फ्रेट चार्जेस में कमी की जाए और सियालकोट से एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स क्लियरेंस ना करवाए जाने की वजह भी वहाँ के फ्रेट चार्जेस में ज़्यादती है। सियालकोट से कराची जाने वाली गाड़ियों को बार बार चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है। इससे एक तो मसनूआत की तरतीब मुतासर होती है, जबकि सियालकोट से क्लियरेंस के बावजूद ANF वाले ज़रूरी रोकते हैं और कंटेनर ऑफलोड करते हैं। दूसरा, मुतल्लिका जगह पर गाड़ी पर वक्त नहीं पहुँच पाती। इससे बिजनेस कम्युनिटी को माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है और परेशानी अलग से उठानी पड़ती है। हमारी गुजारिश है बार बार चेकिंग के मसले पर नज़रसानी की जाए। मैन्युफैक्चरिंग बांड के हवाले से जो कारोबार जायज़ सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ इन्हें इजाज़त दी जाए, बाकी जो नाजायज़ तरीक़ाकार अपना रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनकी हौसला शिकनी की जाए। जिनका माल लोकल होता है और ट्रांसपोर्ट की बिल्टी होती है, जबकि वो माल कस्टम पेड भी नहीं होता, तो लोकल माल की तरसील को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेड माल और लोकल माल एक जैसा ही होता है। जिनके पास बिल का
واؤچر اور بلٹی کی رسید کو انہیں جانے دیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محکمہ نے PSW کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے، جس کے لیے بزنس کمیونٹی کو سیالکوٹ جانا پڑتا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کاروباری شخص رجسٹریشن کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ گوجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کی آسانی کے لیے چیمبر آف کامرس میں رجسٹریشن ڈیسک کا قیام کر دیا جائے۔ اس سے گوجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کا وقت بھی بچ جائے گا اور انہیں رجسٹریشن کی سہولت بآسانی میسر آ جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری تجاویز پر عمل کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ اگر محکمہ کو کسی کاروباری شخص کے متعلق کوئی شکایت ہے تو براہ کرم چیمبر آف کامرس کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ باہمی مشاورت مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ہم نے جو گزارشات آپ کی گوش و گزار کی ہیں ان کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم ایوری باڈی۔ آئی تھنک کہ میرا یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں چیمبر آیا تھا تو عبداللہ یوسف صاحب آپ کو یاد ہوتا ہے اس دن کا بڑا لمبا ٹور تھا ان کا، تو سیالکوٹ، وزیر آباد، الٹیمیٹلی ہم گوجرانوالہ لاسٹ کا، تو اس کے بعد یہ میرا وزٹ ہے۔ اوبیسلی میں بعد میں RTO سیالکوٹ میں RTO گوجرانوالہ سے تو ہم علیحدہ ہو گئے تھے تو وہ پورشن میں نہیں اٹینڈ کر سکتا تھا، ہم جوائنٹ تھوڑی دیر کے لیے رہا۔ مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، بہت سارے چہرے تو میں نے پہچان دیے ہیں لیکن ایڈیشنز بھی ہو گئی ہیں، کچھ نئے چہرے بھی آ گئے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے مجھے۔ اچھا آپ دو کے سیالکوٹ میں رہ کے انٹریکشن آپ لوگوں سے بہت کم ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب 2006-07 میں فیکس کا سسٹم آیا تھا کراچی میں، تو رجسٹریشنس کے لیے آپ لوگ آتے تھے اور مجھے فرسٹ ٹائم اندازہ ہوا تھا کہ کتنے جو ہے نا یونٹس یہاں پہ گوجرانوالہ میں کام اور دیٹ واز دی اونلی انٹریکشن کہ اس وقت آئے آپ لوگ آئے ID ویٹیج لے کے فیکس کی اور اس کے بعد آلموسٹ مور دین 90% 95% تو کراچی سے آپ کا رپورٹ کی کلیئرنسز بھی ہوتی ہیں، اسپورٹ بھی وہاں سے ڈائریکٹلی ہوتی ہے، لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کتنے زیادہ بزنس یہاں پہ گجرات کے ریجن میں اور گوجرانوالہ میں خاص طور پر۔ تو دس از سم تھنگ کہ جو ہم سیالکوٹ سمڑیا ڈرائی پورٹ میں مس کرتے ہیں۔ میرا اس وزٹ کا ایک بنیادی تو آپ لوگوں سے انٹریکشن تھا، دوسرا یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ آپ جو نئی اسکیم اسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم جو پچھلے سال لانچ ہوئی اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بریف کر دیں اور اس پہ خاص طور پہ بڑا ایمفیسس ہے گورنمنٹ کا، اور مقصد یہی ہے کہ فیسیلیٹیشن بھی بڑھائی جائے، کنٹرولز کو محدود کیا جائے اور اس کے علاوہ ایک ایسا انٹریکٹیو اسکیم ہو جس سے کہ ایکسپورٹرز کی امپورٹ بھی مسلسل آتا رہے اور اس کو بہتر کیا جائے۔ یہ جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو 3 ایسی مین اسکیمس جو آپریٹو تھی اور جس سے گوجرانوالہ بھی کسی حد تک مستفید ہو رہا تھا، وہ UU کی اسکیم کے ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹس ہیں، مینوفیکچرنگ بانڈز ہیں اور ایک DTI فیسلٹی ہے، میرے خیال سے زیادہ DTI فیسلٹی ہے۔ لیکن ان پچھلے سال سے بلکہ 2-3 سالوں سے اس پہ ایکسپورٹرز ہی کام کر رہے تھے کہ وہ کوشش یہ تھی کہ یہ ملٹیپل اسکیم جو ہے نا جب یہ ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے ہر ایک بزنس مین کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے، کسی کو DTI پسند ہے وہ اس کے بزنس کو زیادہ سوٹ کر رہی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ بانڈس کو پریفر کرتے ہیں، کچھ UU بانڈس کی فیسلٹیز، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر اسکیم کے اندر کچھ فیسلٹیز کچھ اسکیم تک محدود تھیں، کچھ اوور لیپنگ، یعنی وہ تینوں اسکیمس میں موجود بھی تھیں فیسلٹیز، لیکن کچھ جیسے UU بانڈس میں آپ پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ کر سکتے تھے، جیسے DTRE میں آپ کو بانڈڈ پریمیسز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، باقی دو میں ہے کہ بانڈڈ پریمیسز ہونے چاہیے۔
तो फिर FBR में ये, और उससे पहले ये एक्सपोर्टर्स का ही इनिशिएटिव था, जिसको FBR ने फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर ये फाइनलाइज किया और एक नई स्कीम लॉन्च की, जिसमें तीनों स्कीम्स के फीचर्स को एक जगह पे कंसोलिडेट करके और कोशिश ये की कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि पुरानी तीनों स्कीम्स में अवेलेबल थी और इसमें मौजूद ना हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन ऐसी थी जिसकी वजह से जितने भी आपके जो एक्सपोर्टर्स नजर आते हैं उनको मुश्किल का सामना था, कि जिसकी वजह से बार बार उनको ऑफिस की तरफ जाना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो ख़त्म कर दी। यानी आपको एक्सटेंशन लेने के लिए जाना पड़ता है, क्वांटिटी के एनहांसमेंट के लिए जाना पड़ता है, नए आइटम्स की एडिशन के लिए जाना पड़ता है, और इस तरह की और भी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो जिसकी वजह से मतलब इनकन्वीनियंस एक्सपोर्टर्स को फेस करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो कि लास्ट ईयर अगस्त जो है वो 2021 में आई थी, और इसके अंदर भी इन्होंने ग्रेस पीरियड जो है वो दिया था, क्योंकि 2 साल तक जो है आप साइमल्टेनियसली पिछली स्कीम्स को साथ साथ चलाते रहें। लेकिन अगस्त 2023 के बाद ये सिर्फ EFS स्कीम ही चलेगी। तो 2 साल का पीरियड इसलिए भी दिया गया था कि इस दौरान लोग जो ऑलरेडी EOU या मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड्स चला रहे हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर दें, और DTRE वाले जो है वो भी इधर आ रहे हैं। बेसिकली तो जो मैंने आपको इसकी जो बुनियाद है, रीज़न है, वो यही बताया। मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको इसके फीचर्स बता दूँ, हम कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल्स में और एप्लीकेशंस में मैंने अपने यूज़र ईमेल एड्रेस भी दे दिया है, कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है, मोबाइल का नंबर भी, इसमें मर्जी अप्रोच करें, और मुश्किलात हैं अगर कोई समझने में, इसके हवाले से कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, फिल करने में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो उधर पेशेंट ट्राइपोर्ट आए हम उधर फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ऑथराइजेशन कैसे हासिल करनी है, तो उसके लिए कोई भी डिटेल चाहिए तो वो आपको एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है वो बेसिकली एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट देती है, जिसके अंदर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग इम्पोर्ट्स, फिर उसकी सब्सिक्वेंट मैन्युफैक्चर, और उसकी बाद में अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसमें जो तरीक़ेकार यही है कि एप्लीकेशन के ज़रिए आप अप्रूवल ले सकते हैं, जिसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं इस EFS की स्कीम की ज़बान में। उस ऑथराइजेशन में जो है ये बाकी स्कीमों में और स्कीम में फ़र्क एक जो बुनियादी है कि इसमें कैटेगराइजेशन कर सकती है, यानी अब एक जैसा सलूक सब एक्सपोर्टर से नहीं होगा। जो अच्छा एक्सपोर्टर है उसको बेहतर कैटेगरी मिलेगी, जो उससे कम लेवल का एक्सपोर्टर है उससे नीचे वाली कैटेगरी को। लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो मेन कैटेगरी ए है, जैसे वो ऐसे एक्सपोर्टर को दी जाएगी जिसकी 60% से ज़्यादा पिछले 2 सालों में एक्सपोर्ट होगी, बस ठीक है, वो सीधा इस कैटेगरी में आ जाएगी। फिर उसके हिसाब से उसके बेनिफिट्स भी उसको मिलेंगे और फैसिलिटीज भी मिलेंगी। इसी तरह फिर B कैटेगरी है, उसकी भी आगे सब कैटेगरीज हैं। C कैटेगरी है, C कैटेगरी में जो है ना वो हमने टोटली वो यूनिट्स रखे हैं जो मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर्स नहीं है, जिसमें कमर्शियल एक्सपोर्टर्स भी आते हैं, जिसमें आपके इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स आते हैं। इसमें टोल मैन्युफैक्चरर्स है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। टोल मैन्युफैक्चरिंग जब आएगा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर एक कॉमन मॉडल डेरा हाउस का कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले स्कीम थी हमारे पास अवेलेबल, लेकिन उसको आज तक किसी ने भेज दी। उसमें आज भी जब से वो आई थी मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए, किसी ने वो मॉडल डेरा हाउस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ना समझा ना किसी ने भेज किया, हालांकि वो फैसिलिटी रूम्स में दे रहे। तो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर्स के लिए बेसिकली 2 कैटेगरी हैं। एक ही कैटेगरी ये है जिसमें 60% से ज़्यादा जो है ना अगर किसी चीज़ को 2 साल में एक्सपोर्ट है तो वो उसको उस कैटेगरी में फॉल करेगा, और जो B कैटेगरी है उसमें जिसकी 60% से कम है फिर वो आगे B कैटेगरी में फॉल करेगा। B कैटेगरी में भी आगे सब कैटेगरीज हैं,
کہ اس میں پھر کرائٹیریا یہ رکھا جائے گا کہ کون سا ایکسپورٹر ہے جو پچھلے 3 سال سے ایکسپورٹ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیٹیگرائزیشن کی یہی ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے اور ایکسپورٹ پرفارمنس اچھی دیتا ہے اس کو بیٹر فیسلٹیز ملیں. اس کا اچھا یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ کوئی ایسی کیٹیگریز نہیں ہے کہ یہ ساری عمر کے لیے یہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی, دوسری کیٹیگری اپ گریڈ ہوگی, یعنی وہ بی سے سی کے میں چلا جائے گا. لیکن اگر کسی کی کسی وجہ سے پرفارمنس بہت بری رہی, ایکسیپشنل سرکمسٹانسز آ گئے اور اس میں کوئی کیس بن گئے, اس کے خلاف کوئی کنٹراوینشنز ہو گئی, ایف آئی آر دی کوئی سرکمسٹانسز ایسے آ گئے, پھر اس کی ڈاؤن گریڈنگ ہوگی. لیکن ڈاؤن گریڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاؤن گریڈ ہو گیا تو اسی ملے گا, وہ پھر اگر اچھی پرفارمنس کرتا ہے تو پھر اپ گریڈ ہو جائے گی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایسی اسکیم ہے جو لائف اسکیم ہوگی. اس میں یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ آ گئے ہیں تو آپ کو وہی طریقے کا وہی آپ کے ساتھ شروع کیا جائے گا, وہ ایک دفعہ آپ کا ہو گیا. دوسرا اس میں جو فیسلٹی ہے وہ ہے یوٹیلائزیشن کی. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا 18 ماہ کا پیریڈ ایک اسکیم میں ہے, ایک میں ہے, 2 سال کا مینوفیکچرنگ بانڈ میں ہے, 18 ماہ کا یو میں بھی 1 سال کا پیریڈ ہے, پھر 6 ماہ کی ایکسٹینشن, یعنی وہ سب ڈفرینٹ پیریڈ ڈفرینٹ پھر آگے آگے ایکسٹینشن کی پاورز ہیں. کسی جگہ پہ کلیکٹر کو بھی دی ہوئی ہے, کلیکٹر کو بھی پاورز دے دی ہے. کسی جگہ پہ پہلے تھا ہی نہیں, اب یہ تو ابھی کو 1 سال پہلے چیف کلیکٹر, اس سے پہلے تو بورڈ میں آپ کو جانا پڑتا تھا, پھر بورڈ کلیکٹر سے پوچھتا ہے, پھر آپ اس کا رپلائی. تو اب یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا انہوں نے, یوٹیلائزیشن پیریڈ کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ کیٹیگری وائز, وہ بھی کیٹیگری وائز, جیسے کیٹیگری 5 ایئرس ہے, اس میں آپ کو ایکسٹینشن جو جس پیریڈ کی جب ایکسٹینشن مانگتے تھے پوری ختم کر دی. دوسرا یہ ہے کہ کیٹ ڈی میں پھر 4 ایئرز ہے, پھر کیٹیگری سی میں 3 ایئرز ہے, یہ 3 ایئرز کر دیا. پھر اس کے ساتھ سے سیکورٹی بھی ہے. دیکھیں جو کیٹیگری اے میں جو ہے اس کو سیکورٹی کون سی ہوگی, پوسٹ ڈیٹڈ چیکنگ ہے. جو کیٹیگری B1 میں ہے اس کی بھی یہی ہے, اور C1 میں بھی یہی ہے. باقی میں جو ریوالونگ انشورنس گارنٹی بھی ہے وہ جو ہلکی کیٹیگری میں, اور سب سے جو نیو انٹرنٹ ہے اس کے لیے بینک گارنٹی شروع کی پیریڈ, تاکہ یہ سیف گارڈ رہے. ریونیو کو سیف گارڈ بھی تو رکھنا ہوتا ہے, لیکن پرائرٹی ہماری جو ہے نا اسکیم کے اندر وہ یہی ہے کہ ایکسپورٹرس کو اسسٹ. اس کے علاوہ آڈٹ کا ایشو ہے. آڈٹ کا مجھے تو سیالکوٹ سے بڑی اس کے اوپر, بلکہ میں جو میری پہلی میٹنگ اتفاق سے وہ ایکٹما میں ہوئی ہے, ممبر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو ہمیں بھی بلا کے کہا ہے کہ ہماری ادھر ٹیکسٹائل یونٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں, سیالکوٹ گجرات اور گجرات کے زیادہ ایشوز تو ان کے لاہور بیسڈ اور فیصلہ آباد بیسڈ تھے, تو وہاں پر آڈٹ کے حوالے سے بھی بڑے اعتراضات تھے. جو ہے وہ بھی ایک فیسلٹی کا, یعنی آپ کو آڈٹ 5 سال میں جو ایک کیٹیگری میں ایک دفعہ ہی ہوگا. اس میں میں تھوڑا سا اس میں ایک اور مزید کوشش ہماری یہ ہے کہ میں ابھی اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہوں, اسپیسیفکلی مجھے سائن کیا گیا اس میں, کہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ سے نا انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ڈیکلیریشن کی صورت میں دیتے ہیں. ایک تو اوریجنلی آپ کا ایک فارم آپ دیکھیں گے جو اس میں 14 بھی پھر آپ جو ہے اس میں سیریز نمبر ہے, ہر کمپلیکیٹڈ فارم ویسے ہے, اور اس کے اندر آپ سے جو ڈیٹیلس دے دی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اسکیم کے اندر یہ ہے کہ اینولی جو ہے نا آپ کی جو بھی پرفارمنس ہوتی ہے, جیسے آپ نے 1 سال فرسٹ ایئر ہے تو اس کے دوران آپ نے امپورٹ بھی کرنی, پھر آپ نے کوئی ایکسپورٹ بھی کرنی, تو اس کی نا ہر سال آپ ایک اسٹیٹمنٹ آن لائن, تو جیسے ہی آپ کے سسٹم کے اندر آن لائن آئے گی نا اسٹیٹمنٹ, تو اب اگلے سال کے لیے انٹر ہوگی. آپ سمجھ, مطلب یہ تھوڑا سا اس کا ایک بیسک جو ہے نا وہ اسکیم کا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی آپ نیکسٹ ایئر سے, یعنی انیشیل ایئر سے آپ نیکسٹ ایئر میں جائیں گے جب آپ ریکنسیلیشن سے. میری کوشش یہ ہے کہ جس میں جتنی بھی چیزیں جو پہلے ہمارے سسٹمس میں مسنگ ہیں, کیونکہ جیسے آپ ٹی ٹی آ گئی, یو یا جو بھی ایم بی کے اندر بہت سارے آپ کے ایسے پروسیجرس تھے جو کہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوتے تھے سسٹم کے. فار انسٹنس زیادہ سے زیادہ بانڈر ٹرانزٹ میں یا ڈی ٹی آر میں جو امپورٹ کرتے ہیں ڈیلیوری میں, اس میں کیا فیسلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں. ایک کوشچن ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو
जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें से 20% के करीब जो है 10% हो गए हों, आप उसको लोकल सेल कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर इसके अलावा ये होता है कि जी आपका अनयूज्ड अनएक्सपोर्टेड आपका वैसे भी पड़ा हुआ है, तो आपने एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो उसको कैसे डिस्पोज करना है। फिर आपका इनपुट मटेरियल है, कई दफ़ा जैसे ही कोरोना का मसला आया तो बहुत सारे लोगों की बड़े थे, तो फिर उनको भी डिस्पोज करना था, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है। फिर ये है कि वेस्टेजेस जो कई अब तो खैर एक गुजरांवाला की मेजर एक इंडस्ट्री है जहाँ पर वेस्टेज का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसका कैसे डिस्पोजल होगा। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं ये चाह रहा था कि अभी मैं इस पर काम मैंने शुरू भी कर दिया है कि ये सब चीज़ें काउंट फॉर आपका जो मॉड्यूल है EFS का, उसके अंदर ये आपके पास ऑप्शन हो कि आप जब भी कोई ऐसा डिस्पोजल करें फाइल हो जाए, जैसे एक आप इंटू पॉइंट की GD फाइल करते हैं, तो जब आप एक्सपॉन्ड करते हैं तो उसके अंदर आप ड्यूटी टैक्सेस को थोड़ा जो भी आपने पेमेंट करनी थी या आपने कोई ऐसा गेन करना था वो गेन कर देते हैं, वो वो आपके रिफ्लेक्ट होती है कस्टम्स के पास, और इवेंचुअली फिर वो वहाँ से शिफ्ट होकर आपके इनलैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड के जरिए चली जाती है। तो फिर आपने जहाँ पर कोई टैक्स पे किया होता है तो आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की आसानी होती है। जो भी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो भी लॉ है उनका सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के तहत उसके तहत इन्होंने करना होता है, किस कितने पीरियड में आपने करना होता है, कब करना होता है, वो उनका मसला है। लेकिन ये कि हमारी तरफ से ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अब जो है वो आपका टैक्स एडजस्टमेंट है वो रिफ्लेक्ट हो सके आपके इनलैंड रेवेन्यू के अकाउंट में। तो ये इसी सिलसिले में ऑलरेडी रूल्स के अंदर दो तीन लोगों में लिखा है कि आप GD5 करके आप एक्सपॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हर वो चीज़ जिसको आप बॉन्ड से एक्सपोर्ट करने के अलावा, एक्सपोर्ट की तो GD5 होनी है जब एक्सपोर्ट होगी वो तो रिफ्लेक्ट होगी, वो आपके EFS के सिस्टम का हिस्सा तो बनेगी, लेकिन इसके अलावा जो है हम कोशिश करेंगे कि अदर देन अगर आप डिस्पोजल करते हैं, जैसे इसमें अब ये स्कीम में ये ऑप्शन है कि अगर आप 20% तक ड्यूटी टैक्सेस पे करें, ठीक है, अगर आपका 20% से ज़्यादा हो गया है किसी वजह से और आप उसको डिस्पोज करना चाह रहे हैं तो वो फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, उसमें वो आपको वो भी ड्यूटी टैक्सेस पे इजाज़त मिलेगी किसी हद तक, लेकिन वो उसमें सिर्फ ये होगा कि सरचार्ज सामने टाइबर प्लस जो भी उसको जो टाइबर रेट होता है प्लस 3% आता है वो लगेगा, यानी वो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया। तो ये स्कीम के बेसिक जो इसमें मतलब ये चीज़ें कंसिडरेटली इन्होंने एक्सपोर्टर्स की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें वो फैसिलिटी वैसे भी अवेलेबल है जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी DRE होती है और आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस दोनों सूरतों में अवेलेबल है ऑथराइजेशन आपकी। फिर इसमें ये है कि जैसे TDRE में इंडायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन जैसे कोई आपके पैकेजिंग मटीरियल बनाते तो डायरेक्ट एक्सपोर्टर को देते हैं, हर मतलब कोई हर चीज़ अपने लिए तैयार नहीं करते, वो फिर वो ऑप्शन भी अवेलेबल है इंडायरेक्ट एक्सपोर्टर के लिए, लेकिन उसके लिए अभी मॉड्यूल तैयार हो गया है और मॉड्यूल जो है वो उसकी अभी यूनिवर्सल असेसमेंट यानी वो जो प्लान वाले प्रोजेक्ट वाले उसकी टेस्टिंग करते हैं सारे स्टाफ वो भी हो के वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा इंडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के वही एग्जैक्टली वही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो DDRE के अंदर। इसके अलावा अगर आप इसके बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज हैं इसके अंदर जो मतलब मैंने आपको ब्रॉड फीचर्स को बता दी, आपका ज़्यादा कंसर्न होता है यूटिलाइजेशन पीरियड का, आपका ज़्यादा कंसर्न होता है सिक्योरिटी का, आपका ज़्यादा कंसर्न होता है कि जी हम इसको एक्सटेंशन वगैरह जो है ना वो हमें इसकी और ऑडिट जिसको ऑडिट कितनी देर में कैसा होगा। बाकी ये है कि स्कीम तो आती है लेकिन इट्स ओपन टू सजेशंस, लेकिन लॉ जो होता है ना वो किसी भी हर तरह की सिचुएशन को कवर नहीं कर सकता। बिजनेस जो है वो बेहतर होते जाते हैं, आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इंप्रूव करते हैं, नए अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नए स्टाइल्स आ जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है। और हर इंडस्ट्री की पिक्यूलियर इन्वायरमेंट भी होता है कई दफ़ा, जैसे ये जो स्क्रैप के यूनिट्स हैं इनका पिक्यूलियर इन्वायरमेंट ये है कि इनकी नॉर्मल प्रोडक्शन कम होती है, क्वान्टिटी में वेस्टेज ज़्यादा होती है, तो
तो इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने की ज़रूरत होती है और टाइम टू टाइम जो आपका फीडबैक आएगा, इनपुट आएगा, उसके मुताबिक हम इसमें चेंजेस करते रहेंगे और उसको बेहतर करते जाएंगे। तो ये है बुनियादी, मतलब मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ी सी इसके हवाले से अवेयरनेस हो। अवेयरनेस सेशन मैं ऑलरेडी से आपको चैम्बर में तो कर चुका हूँ, दो के वहाँ पर यूजर्स ज़्यादा हैं और दूसरे हमारे में आर में फिर 5-6 या 7-8 यूजर्स होंगे। तो ये फैसिलिटी आई डोंट नो गुजरा वाला में कोई क्यों इसकी टेंडेंसी कम है स्कीम को बेहतर करने की या जरूरियात के हवाले से क्या है वो ऑपरेटर से बेहतर पता चलेगा कि वजह क्या है। लेकिन बेसिक मकसद यही है कि ज़ाहिर बात है कि सब डूइंग बिजनेस का हर दफ़ा अब पाकिस्तान की रैंकिंग भी होती है और इतनी अच्छी रैंकिंग्स नहीं है हमारी, मतलब 140 तक भी हम चले गए, 130 तक भी आए, फिर 140 तक चले गए। और ज़ाहिर बात है कि सब डूइंग बिजनेस में सिर्फ कस्टम क्लियरेंस करनी होती है। अगर हम कस्टम क्लियरेंस की बात करें तो शायद हमारी वजह से ही थोड़ी सी बेहतर है। बाकी भी बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, क्लियरेंस के और भी बड़े इशूज़ होते हैं जिसमें और अदालों की रेगुलेशंस आ जाती हैं और वो भी अब कोशिश हम कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान सिंगल विंडो में एक ही विंडो के ऊपर सारे आ जाएंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। साथ तक कस्टम्स की हद तक तो ऑटोमेशन में अब बहुत एडवांस लेवल और फैसिलिटेशन की जितनी भी स्कीमें, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है उसके तहत नियम में इसको कराए हैं, उसमें अब ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन तो एक इनिशियल स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज हो और ख़ासतौर पर इम्पोर्टर हजरात को उसमें हर कैटेगरी को मिल सकती है। यानी अगर कोई वेयर हाउसेज का कॉन्सेप्ट है किसी को तो वो वेयर हाउसिंग भी ले सकता है, अगर कोई इम्पोर्टर है तो वो ले सकता है, एक्सपोर्टर है वो है, 2-3 फैसिलिटीज भी ले सकते हैं। उसमें उसका बेसिक मकसद यही होता है कि वो सिक्योर एक सप्लाई चेन इंश्योर कर ली जाती है और उसके बाद कहते हैं कि वो गुड्स जो है वो शायद एग्जामिन भी ना हो, कोर्ट पे सीधे चले जाएंगे। वो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर में जो है इंडिया हमसे बहुत आगे है। उन्होंने अपनी तीसरी स्कीम लॉन्च कर दी है जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल से उस वक्त मैं जब थाईलैंड गया था तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि 1,500 के करीब तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भी उसमें आते हैं। यानी उनके जो बड़े बिजनेसमैन हैं टाटा और ये उनको तो छोड़ दें, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भी जो है वो उसमें आ चुकी हैं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो ये अभी ये पहला लॉन्चिंग पैड है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद जब ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर की तरफ जाएंगे तो वो इससे भी ज़्यादा फैसिलिटेशंस हैं और इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और अपने बिजनेस को बेहतर करते हैं। जो हर्डल्स उनको आती हैं उनको रिमूव करते हैं। तो ये बेसिक जो है ना वो डिटेल्स हैं। बाकी स्कीम देख लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ना वो मेरे ख्याल से टेम्परेरी कोड थी यहाँ पर ऐसा कोड नहीं हमारे पास पड़ी डॉक्यूमेंट भी स्टडी की है। इसमें ना मैं सिर्फ आगे जाना चाहता हूँ। ये वाला तो ये है टोल मैन्युफैक्चरर्स का ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से कोई चीज़ उनके क्लाइंट्स बाहर वो कोई काम करवाना चाहते हैं हमसे, उसके लिए वो बाहर से वो चीज़ इधर आएगी। वो जो भी आपने इसमें एडिशन करनी है, सर्विस करनी है, वो करने के बाद जो है आप इसको वापस ये कोरोना के दौरान ऐसा हुआ कि मुझे 2-3 वहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पे आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सब हो रही है, उनको यूपीएस तैयार कर दो। उस दिनों में हर जगह पे बिजनेस बंद हो गए थे और वो हमसे ज़्यादा मोहताज थे। कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। तो उस वक्त हमने फिर पाकिस्तान में भेजा हमारा स्टिचिंग के लिए, जहाँ कोई भी चीज़ करने के बाद वो करवाने के बाद वो मेरे पास आए थे उसके हवाले से जो आपका आई फॉर्म होता है। आई फॉर्म के लिए मैंने उनको एक पेपर दी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि वैसे तो आपको ये का पेपर तो नहीं मिलता, बैंक्स देते नहीं हैं। तो वो टोल मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस हवाले से वो बताया वो
ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी तो आपको कोई टारगेट नहीं देना पड़ेगा, जैसे मुख्तलिफ स्कीमों में था 50% 60% आपने ये करना है, ज़रूरी है ये, वो आपकी जो है जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस उसकी बेसिस पे आपको मिल गई। और इसके अलावा जो इनपुट आउटपुट के सब ओपन है, सब स्कीमों से जो है ना वो बेहतर है आपका। ये कॉमन एक्सपोर्ट के ये इसमें कॉन्सेप्ट ये था, इसमें मुझे आज से 2 साल पहले मुझे उन्होंने बोर्ड से ये एक्सरसाइज की थी, आप इसके ऊपर काम करेंगे। चाइना में इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और ये जितने भी उनके अली बाबा और ये सारे हुए बॉर्डर पे उनका कॉन्सेप्ट वो बड़ा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइमली डिलीवरी देनी होती है। और ये अगर आपकी स्कीम्स अवेलेबल ना हो तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें यही है कि कोई भी एक जो ट्रस्टेड कंपनी है, नॉर्मली वो यही कह रहे हैं कि हम कंपनी ही हो, अगर बेहतर है तो उसको हम सेफ्टी करें। इसमें ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती है ना, वो उनके पास एक तो रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो इसको बार बार बाहर से इम्पोर्ट कर सकें। तो जब भी आप बार बार बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो आपको उसके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, फ्रेट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इंश्योरेंस की वजह से शिपिंग लाइन की इंश्योरेंस के इतने चार्जेस आपसे ले लेती हैं, बार बार आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली कस्टम क्लियरेंस भी उसकी बार बार करवानी पड़ती है, ड्यूटी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो इट टेक्स हैवी टोल ऑन दी स्मॉल एंड मीडियम। तो कॉमन एक्सपोर्ट हाउस में ये है कि जो आपके बुनियादी ऐसे मटीरियल्स जैसे जो रेगुलरली यहाँ की इंडस्ट्री यूज़ करती है और उसको इम्पोर्ट भी करती है, वो इम्पोर्ट करके अपने बॉन्डेड वेयर हाउस में रखते हैं, और जिस SME ने इसको लेना है वो उनसे वहाँ से परचेज करेगी। और अगर उसने परचेज करनी है और आगे फैसिलिटी भी लेनी है, जैसे उसने EFS पे यूज़ करना है तो वो EFS की फैसिलिटी भी होगी, ड्यूटी टैक्स फ्री होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। सियालकोट में तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि उनको कन्विंस करेंगे ये लें, इससे आपके SME यूज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। वरना वो करते क्या है, वो हमारे पास एक ऐसा 492 है टेम्पररी इम्पोर्ट वाला, तो वो हर वक्त जो है वो उसी में छोटी छोटी कंसाइनमेंट बाहर से इम्पोर्ट करते रहते हैं, उसको इस्तेमाल किया वो भी नहीं हुई तो वो ड्यूटी टैक्सेस पे करनी, उनको अच्छा खासा उनको महंगा पड़ता है। इसमें ये है कि ये कोई भी एक अच्छे बिजनेसमैन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको कैसे बॉर्डर वेयर हाउस में उसको रख लें, रॉ मटीरियल्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, सब कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, वो रखते हैं। और आपको पता है कि ये रेगुलरली हमारी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो आपसे परचेज करते हैं। हाँ जैसे EFS ये तो जो अनसोल्ड गुड्स भी इसमें वही थोड़ी सी है कि परमिशन टू सेल गुड्स इन डोमेस्टिक पार्क ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये वो है उसको जो आफ्टर 3 इयर्स के लिए होता है। ये बेसिकली तो EFS के लिए ही प्रमोट करने के लिए होगा। और वही एक्सपोर्टर्स मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखिए ना जो अवेलेबल स्कीम्स होगी। अच्छा इसमें एक और मैं चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ, ये जो EFS स्कीम है ना, ये मर्जर है 3 स्कीमों, DDRE, EOU और MD। टेम्पररी बोर्ड अपनी जगह रहेगी, उसको अभी इसमें मर्ज नहीं किया जाता, उसकी अपनी जो हैयत है वो चेंज कर दी जाएगी। वो नॉर्मली वो एक ऐसी स्कीम लाई गई थी उन गुड्स के लिए जिसमें वेस्टेज नहीं है, यानी वो गुड्स जो है वो नंबर्स में आती है और नंबर्स में कंज्यूम हो रही है, यानी जिसके लिए आपको IOCO में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा IOCO के वाले से आपको पता है इसमें क्या सहूलियत है? इसमें IOCO की बड़ी सहूलियत है, ये काफी डिटेल से नहीं वो मैं अगर किसी को है तो मुझे शेयर करें। इसमें IOCO की बहुत सी सहूलियत है, इसमें इनपुट आउटपुट कॉम्पिटिशन के हवाले से अभी भी जो आपके सियालकोट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता ही है। जो मैं आपको मतलब कुछ पाऊँगा नहीं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो मैंने खुद देख दी है कि एक केस आया मेरे पास एक्सटेंशन था, बल्कि वो मैं अपनी ID से देख रहा था, कलेक्टर की ID में पेंडिंग, मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो कहते हैं सर ये तो यूटिलाइजेबिलिटी होने के बाद ये गुजर भी किया और अभी तक इसकी IOCO में इसकी वेस्टेज नहीं है, इसकी प्रोडक्शन इनपुट आउटपुट रेशियो भी डिटरमिन की, तो इसलिए इसकी एक्सटेंशन ही नहीं हो सकती, तो सिस्टम में क्या क्या है। तो ये IOCO में जो इशूज़ हैं वो भी बेहतर करने वाले हैं, कर रहे हैं अभी इस वक्त जो है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप
टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लली होता यही है कि आपकी जो इनिशियल अप्रूवल होती है वो प्रोविजनल बेसिस पे देते हैं वो स्कीम में, और बाद में उसकी जो फाइनलाइजेशन है वो उसी रेट पे डिटरमिन हो गया। इसमें बहुत सी फैसिलिटीज बनती है। इसमें एक तो टाइम लाइन है, यानी 30 डेज में अगर वो इनपुट आउटपुट रेशो डिटरमिन नहीं करते तो प्रोविजनल जो आपने दी है वही फाइनल हो जाएगी। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो दूसरी है कि उनकी अपील का भी दे दिया है, एक फॉरम भी दे दिया कि अगर आप मुतमईन नहीं है कि मेरी इसने इनपुट आउटपुट रेशो सही डिटरमिन की तो उसने एप्लेट फॉरम भी दे दिया। तो फिर इसके अलावा ये कि अगर ऑलरेडी आपकी इनपुट आउटपुट रेशो जो है वो डिटरमिन्ड है तो वो आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी मौजूद होंगी उनकी। वो जैसे ही आप कहेंगे कि मतलब जैसे यूटेंसिल्स हैं और एक आपके स्टील शीट्स पर इम्पोर्ट करते हैं, आपने उससे यूटेंसिल बनाना है और आपको पता है कि साइज में ये नॉर्मली इतनी वेस्टेज ही होती है स्टैंडर्ड बन, तो वो फिर दोबारा उसकी वो सारे प्रोसेस में नहीं गुजरना पड़ेगा एप्लीकेंट को ऑथराइजेशन पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी स्कीम में इस चीज़ का ख्याल खास ख्याल है। ये बुनियादी फीचर है। आप उसके हवाले से आप उससे जरूर अगर आप लोग EFS के बारे में पूछेंगे तो अगर आपकी कोई रेजर्वेशन हो हमें फीडबैक जरूर दें। बाकी आपका ये स्पेसिफिक इशूज हैं DTR के हवाले से। DTR इज नाउ अ डाइंग स्कीम। हम अभी जो अप्रूवल्स भी ले रहे हैं एक्सटेंशन की, देखिए वो बोर्ड ने एक स्पेशल कंसेशन दी है एक्सपोर्टर्स को। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपना काम रोक नहीं सकते और टाइम उनके लिए बड़ा मैटर करता है। थोड़ा सा डिले जो है एक जहाज मिस होना, शायद ऑर्डर कैंसिल और फिर शायद पक्का ही काम बंद हो जाए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साइमल्टेनियसली सारी स्कीम्स को साथ साथ लाने की इजाज़त दी टिल द टाइम के वो अगस्त 2023 तक ये स्कीमें चलती रहीं। मीनवाइल सब एक्सपोर्टर्स को कहा गया कि इनकरेज कर देंगे कि आप शिफ्ट करें। अभी मेरे पास तकरीबन मैं इस महीने के अंदर 7 लाइसेंसेस जो है स्कीम के, जिसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 वो हैं जो पहले ऑलरेडी कुछ स्कीम अवेल कर रहे थे और उनको शिफ्ट किया गया और बाकी 3-4 जो फ्रेश हैं। तो एक तो ये इसके अंदर जो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सीढ़ी तो है और आपको ये भी होगा कि आपने जो पहले सामान वगैरह स्कीम में मंगवाया हुआ है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपको EFS की ऑथराइजेशन मिल जाएगी तो वो जो आपका GDA है वो आपको नजर आएंगे। तो जब आपने उनमें से कोई यूज़ करना है बैलेंस पड़ा हो तो वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, सारी इन्वेंट्रीज यूज़ कर सकते हैं। ये है तो DTI के हवाले से अगर कोई इश्यूज एंड प्रॉब्लम आप ये कह रहे थे कि अपने एडिशन के हवाले से कोई नया आइटम ऐड करने हैं, यही मसले हैं। मेरे पास जो 2-3 केसेस थे वो तो हमने एक्सपेडाइट कर दिए हैं। अगर कोई ऐसे हैं तो मुझे लिस्ट दे दें केसेस की तो मैं जल्दी करवा दूँगा। मेरे पास जो सिस्टम में आती हैं वही होती हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखें कि सियालकोट में ये प्रॉब्लम आ रही है और उन लोगों से ये कि वो मैनुअल एप्लीकेशन जो है ना वो साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप तो हर चीज़ की लाइसेंस की ग्रांट के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, एक्सटेंशन जो है उसकी भी एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और तभी मैं सिस्टम में दे सकता हूँ। रिटर्न एप्लीकेशन मेरे पास और आई नहीं है बेशुमार, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं प्रोसेस कर सकता कि मेरे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, तो वो देनी ज़रूरी होती है, उसको हम एक्सपेडाइट कर देंगे। फ्रेट चार्जेस का ये आपको बताया डायरेक्ट और इसको तो ये तो मैं आज से तो ये आज से 17-18 साल पहले में वो उसके लिए अभी मैं गया था अभी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में, तो उन्होंने भी एक रेस किया तो वो कैसे पहले किसी ज़माने में जब ड्राइपोर्ट शुरू हुआ था तो ट्रैक बना हुआ था, अभी भी है उसको हाईलाइट नीचे आ गया लेकिन है सही है रेल का बहुत फर्क है नो डाउट। लेकिन ये इशू मुगलपुरा में भी रहा, इधर भी रहा। एक तो बड़ी वजह वो है कि लोगों को सेस वाला जो है सेस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस
کئی لوگوں کی جتنی معلوم و ورک ہے اس کے حساب سے ان کو بہت زیادہ ایٹ دیٹ میٹرس ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ایشو ہے تو یہ ابھی تک انریزالوڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرین کا ابھی میں فیصل آباد میں بھی کچھ دیر کے لیے ایز اے کلیکٹر کام کرتا رہا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت بڑی فیسلٹی ہے. وہ ٹرین پہ وہاں پر ان کے پاس کوئلہ بھی آ رہا ہوتا ہے وہ سارا, اور ڈرائیور بھی بالکل باہر بھی سارا آف روڈ کر کے کوئلہ باقی چیزیں اندر کلیئر ہو جاتی ہیں. اس سے ٹرانسپورٹ کاسٹ بہت کم, نو ڈاؤٹ. وہ ایک آپشن ہے, وہ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ ان کو باقاعدہ سیریسلی ابھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ساتھ ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹرانسپورٹ کو انیشیٹو بھی لینا پڑے گا اور بزنس کے طور پہ نہ چلائیں, تھوڑا سا اس کو ایسا بھی چلے کہ یہ آپ کا تیسرا ایشو ہے سیالکوٹ ٹو کراچی موومنٹ جو ہے یہاں سے کلیئر جو گوڈز ہیں وہ ان کو ان روٹ ٹو کراچی جو ہے وہ روکا جاتا ہے. اے این ایف روکتی ہیں, کون روکتے ہیں؟ اے این ایف تو کراچی جا کے روکتا ہے. پہلی بات ایکسپورٹ ہم کرتے نہیں ہیں, امپورٹ ہم کرتے ہیں. تو کھانا نہ کسی کا اسپیسیفک لاہور سے گجرا والا بہت روکا ہے, بہت کم کیا جاتا ہے. لاہور سے گجرا والا یہ اکثر لوکل مال ہوتا ہے, اس کو جناب پہلے لے جاتے ہیں, اس کا نمبر بند کر دیتے ہیں, پھر لے جاتے ہیں آفس, پھر وہاں وہ دلیل ہوتا ہے, پھر جناب اس کو کہتے ہیں آپ بہت چیزیں دیکھتے ہیں. ادھر کسٹمر انٹیلیجنس بھی ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس کا علیحدہ آفس ہے, وہ ہم سے سیپریٹ. آپ بات کریں اے ایس او جو ہمارا آپریشنل ہے, اے ایس او کے حوالے سے جو اسمبلیاں کی جیورسڈکشن میں آتی ہے, اس میں ڈی ڈی آفس بھی ہے. اگر وہ روکتے ہیں تو ان سے تو آپ ان کی جو ڈائریکٹر ہیں وہاں بیٹھتی ہے لاہور میں, ان سے ضرور ملیں. سر ان کو بلایا تھا, سائمہ صاحبہ تھی ڈائریکٹر تھی, وہ ان سے پہلے سائمہ شہزاد سے پہلے ان کو بلایا تھا یہاں, یہی ایشو ڈسکس کیے تھے. انہوں نے کافی حد تک ان معاملات میں ٹھیک کیا تھا, لیکن ان کے جانے کے بعد پھر کنٹینیو یہ معاملات میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن آپ بھی لے کے جاتے ہیں, اے ایس او والے بھی لے کے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی پرابلم ہے ہمارے. تو یہ کائنڈلی کو فوکل پر جن کے ساتھ ہم کو شکایت ایسا ہے کہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے شبیر الرحمان, وہ بلانگس ٹو دس ایریا, تو آپ ان کے ساتھ جب مرضی ان کو سینس کر سکتے ہیں. وہ نا اور اس طرح کی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں فوراً ان کو بتائیں, اور ہم آپ کا جو بھی آپ ملے بھی ان سے ضرور. اور آئی وڈ آلسو تھنک کہ جب ادھر آئیں تو آپ لوگ ان سے وہ ٹائملی جو ہے جو بھی ایسا وہ اسی وقت دے. جی انشاءاللہ. چلیں جی, میز گلزار صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب. پی ایس ڈبلیو کو میں فائنلی میں چاہتا ہوں کہ آپ پی ایس ڈبلیو کی رجسٹریشن ہے. میں نے تو دیکھا کہ سیالکوٹ کو کافی ضرورت ہے, آن لائن کیا ہوتا ہے سب کچھ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر پھر بھی آپ کو ایشوز ہیں تو ہم اس کے نا کوئی ارینج کر دیتے ہیں. یہ ظاہری بات مشکل ہے. دیکھیے نا, آپ کو میں بتاؤں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے گجرا والا آئے, پھر سیالکوٹ آئے, پھر واپس آئیں گجرا والا. تو اسی طرح سابقہ بات بروبر یہ تھا, وہ سپورٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہم پہلے ملتان ٹرائی کو لے کے جائیں, سے کروا کے لے کے جائیں. تو وہ اس وقت میں بول نہیں تھا جب ہم نے ان کا ایسا وہ کروا کے دیا تھا ان کو کہ آپ وہ سابقہ بات آپ کی شروعات کی. دس از اے جینوئن کنسرن, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بس جی ایس پی پی صاحب. تھینک یو آپ کا تشریف لانے کا, اور آپ نے بڑا ٹائم دیا, ہمیں آلریڈی ایکسپلین کی اپنی ساری جو اسپورٹ فیسلٹی اسکیم آئی ہے. تو ان شاء اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو مزید پروموٹ کیا جائے, تاکہ جیسے سیالکوٹ یا فیصل آباد یا لاہور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور مزید اس کے بارے میں اگر کوئی ایشوز ہوگا تو ہم آپ جو ان سے آپ سے رابطہ کریں گے, اور اس کے بارے میں جو ہے نا انفارمیشن آپ سے دیں گے. تھینک یو سو مچ اگین فار کمنگ. یونٹی گروپ چیئرمین اخلاق احمد بٹ صاحب, سابقہ صدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے تو کافی پہلے بھی ہماری انٹریکشن کافی رہی ہے, ماشاء اللہ آپ معاملات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. لیکن آج مجھے یہ سمجھ نہیں, آج ماشاء اللہ پورا بریگیڈ آیا ہوا ہے, آپ نے بندیاں پہنی ہوئی ہیں, ہاں کمپلسری ہو گئی ہے. چلو
वरना 4.6 बंदे आते हैं सब आगे लग रहा है कि राव नहीं बंदे आएगा मैं प्रेफर नहीं करता आप लोगों से इंटरेक्शन की लेकिन चले ठीक है मोस्ट वेलकम आप जिस हालत में भी आएंगे वेलकम सर माशाल्लाह आप मामला को समझने वाले अफसर हैं और हमेशा अपने बिजनेस कम्युनिटी की फेवर की है अकॉर्डिंग टू द लॉ स्कीमें ये स्पोर्ट्स में कोई शक नहीं है ये एक बेहतरीन स्कीम है लेकिन इसे थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को समझने में तो यही तरीका है जिस तरह आप आए हैं इसी तरह किसी दिन दोबारा मैं सर साहब से कहूँगा आपके बंदे आएँ उन तलकार एक्सपोर्टर को बुलाएं तो उनको ब्रीफ करें इसमें कुछ एक प्रॉब्लम हमें जो थोड़ी आ रही है यहाँ पे हमारे यहाँ EPZ बना हुआ है मुझे हमारे आप जानते हैं वो काफ़ी मामला कुछ हमारे दोस्त वहाँ काम कर रहे हैं वो 8-10 यूनिट बाकी वहाँ तकरीबन कुछ 100 यूनिट वैसे चल रहे हैं वो लोग अगर कुछ लेना चाहें ये स्कीम तो वो नहीं आ सकते इसमें वो ऑलरेडी वो लोकल काम कर रहे हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी आपका जो प्रेमिसेस है ना हाँ। आपने ना मैं चाह रहा था कि मैं आया हूँ मैं तो ये स्कीम को अगर वो जो है ना अवेयरनेस सेशन मुझे पानी आ सही है तो मुझे अच्छा लगता था कि अगर आप लोग मुझे स्पेसिफिक डालते कि हाँ ये सर ये चीज़ ये है ये वो तो सारे दिन में बड़ा ना पता लगेगा आप ना ये आपके मशवरा अच्छा है हाँ कि आप जो आपके होटल है हाँ ना जी। लेदर सेक्शन हाँ ठीक इधर मुझे बनाना है इधर बनाना है हाँ। मेरे पास आना है तो आ जाए हाँ नहीं तो बुला लिया उसका ये फायदा होता है कि जो उसमें जाने के बाद मैंने आपको बताया समटाइम्स आपको इसके अंदर जैसे नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप इसमें आने से दिक्कत आती है ये रोड हर एक के लिए ओपन है अच्छा आपके पास अपने बिजनेस है उसकी आपको फैसिलिटी मिलेगी आपका ओन बिजनेस है ना आपका ओनरशिप उसकी आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी अगर आपके रेंटेड प्रेमिसेस हैं तो फिर आपको उसकी फैसिलिटी डिफरेंट मिलेगी मेरे ख्याल से वो B1 और B2 कैटेगरी की वजह से तो एक तो ये चीज़ है बस वो अपने प्रेमिसेस देना है साइट प्लान देना है वो सिस्टम में ये तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन में लिंक हो जाएगा हाँ इसके अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन मेरा ये है अगर EPZ में करना पड़ता है वो ये सिस्टम में मिलेगा हाँ हाँ ऑब्वियसली बहुत बड़े सेटअप के अंदर बहुत सारे यूनिट्स अब आ चुकी हैं जो कि EPZ का हिस्सा है नहीं रजिस्टर्ड नहीं और इसमें पहले भी काफ़ी साल पहले भी थोड़े बहुत मसले मसाइल भी थी है बिल्कुल है लेकिन इसमें ये है कि जो EPZ की रिक्वायरमेंट्स हैं हाँ वो उसकी प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट जी इसको ऑर्डिनेंस के तहत ये जी मेरा मशवरा आपसे ये है कि ये ना कोई नए ड्राफ्ट जो भी इसके amendments से वो ड्राफ्ट अपडेट अच्छा बजाय इसके कि आप जो है ना जल्दी करें अच्छा हो सकता है उसमें आपकी सारी जरूरियात अच्छा लेकिन ना देखिए आपके लिए मसला ये है कि आप यहाँ पे डिस्प्ले नहीं फिर ठीक है हाँ यू हैव टू रिमेन इन दिस EPZ अब इसके ऊपर EPZ का तरफ से एक option, हाँ जी। मुझे बताया ये गया मैंने मैसेज भी हाँ। कि इसकी डी नोटिफिकेशन के लिए भी लिखा गया है हाँ वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक नहीं हुआ बिल्कुल सही तो आप लोगों की एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि आप ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से बेच रहा हूँ और फिर ये है कि हम अगर EFF की डील करने देंगे हाँ उसमें ये है कि वो अभी नए रूल्स लेके आए अच्छा अभी इस वक्त कोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट की अथॉरिटी के हेड है वो भी कस्टम्स के साथ रिटायर्ड ऑफिसर है ग्रेड 21 के तो आपको थोड़ा मौका दिया मैं मुलाकात हुई है मेरी उनसे 3-4 दिन पहले उन्होंने फिर कुछ वो उस दिन को मिनिस्टर साहब भी नहीं मिले उन्होंने टाइम दिया नेक्स्ट वीक का 15 दिन के बाद मैं फिर जाऊँगा वहाँ चला हाँ तो बुला लेंगे चला हाँ वो आप हाँ जी दिखाते ही हैं जो नए रूल्स आ रहे हैं ना जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से गवर्नमेंट की जमीन और उसके अंदर ये आपको हाँ कलेक्टर साहब का माइक सर ऑन करवा दें जी कलेक्टर साहब की आवाज़ नहीं पीछे आ रही दूसरी सर मेरी गुजारिश है कि फॉर्म्स के हवाले से
یہ آج کل جو میں نے آبزرو کیا پچھلے 1.5 سال سے، میں پی آر پی ایم گئے ہیں چیئرمین سے اشفاق صاحب سے بھی ملاقات، پھر ہم نے وہاں پہ ممبر صاحب سے بھی ملاقات کی. ہمیں پرابلم جو ہم پھر میں خود بھی انوالو ہوں اس میں امپورٹ میں، جو ہم کمپریسر اور موٹر وغیرہ باہر سے منگواتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. پرابلم اس کی یہ ہے، ہمیں وہاں پی آر پہ ہم نے یہ کہا کہ سر آپ کوئی آئٹم ایسا مثال ایک بوتل ہے باہر سے بوتل نہیں انہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ادھر ٹکلا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، باقی بوتل ایسے نکلی ہیں، ان کو لوڑ آیا تھا بھیجنے میں گراؤں میں لینے. مثال پر موٹر آتی ہے، اس میں 5 یا 6% کاپر ہے، صرف کاپر میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، باقی تو سارا را مٹیریل ہے. جب اس طرح آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں گے تو کرپشن تو ہوگی، جو ہمارے معاشرے بھی ہے، باقی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا وہاں کہنے کا کہ ایسی آئٹم کی مت اجازت دیں جس سے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو. ہاں ایک آئٹم نے 80 یا 90% یا 70% ایکسپورٹ ہو جائے نا، بسم اللہ کرے گا کام. ایک 10% ایکسپورٹ والی چیز کو 90% لوکل را مٹیریل کے ساتھ اگر بانڈ میں آپ اجازت دیں گے تو لوگ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کا مقصد یہی ہے کہ 2 نمبر کام کرنا. اور سب سے بڑا ہمیں جو نقصان دکھایا ہے وہ ہم نے کوشش کی، بندے آتے ہیں انہوں نے پیسے بڑے کو، وہ سب سے بیڑا گھر انہوں نے اس کام کا کیا ہوا، اور ہم ڈسٹرب ہیں آج کل اس کی وجہ سے. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں. ہمارا مقصد کسی کو ڈسکس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی جس طرح ٹریڈر صاحب نے بلایا کہ ایمانداری سے کام کرتا ہے تو فیسلٹی انجوائے کریں. جس طرح میں مثال کے طور پر ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں، یو ٹی زیڈ میں بیٹھے ہیں تو 80% ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے، 20% لوکل سیل کر سکتے ہیں. ایک بندہ کرتے ہیں 20% پورا 80% لوکل ہے تو یہ فیسلٹی لیتا ہے. ہاں ہاں اسپیکر آن کیجیے. تو ایکشن میں اس لیے جلدی نہیں لینا چاہتا، میں بھی بہت اسٹڈی کرتا ہوں، بہت سارے پیپر. آبویسلی ٹھیک ہے جب بھی کوئی فیسلٹی کریٹ ہوتی ہے کسی خاص انڈسٹری میں، ہو سکتا ہے کہ اس سے انوملیز کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ لوکل سیکٹر جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں یہ جو اسپورٹ بھی کرتے ہیں کرتا تو اتنا پورا سال 1 مہینے میں جتنی ان کی ایکسپورٹ سے فارمیٹ کیے جاتا ہے اتنا سیالکوٹ میں اس میں پورے سال کی ایکسپورٹ نہیں آتا. تو ہم نے پتہ نہیں کتنے لاکھ میٹر کپڑا بھی لیا ہوتی ہے فیسلٹی کو، پتہ نہیں کیا سپر بھی دیے ہوتے ہیں سب کچھ. تو اس کی اینڈ پہ ایکسپورٹ سے اتنے پیسے نہیں آتے جتنے آپ لوگ ہمیں کاپر سے آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، نارملی سے کریٹ ہو جاتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا گلوبل مارکیٹ میں چینجز آ رہی ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی تو لوکل بڑھ گئی، تو باہر اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو لوکل کم ہو گئی، تو یہ ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے نارملی لیکن ٹھیک ہے اس میں نا آلریڈی رول چیک کریں آرام سے کر رہے ہیں. نارملیز جو ہے میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کسی طرح بے شک ہونا بھی چاہیے. نہیں اس میں یہ بھی آپ ضرور اور رکھیں. دیکھیں ریونیوز کا اگر نقصان ہوگا تو ڈپارٹمنٹ کا ہوگا نا. تو ڈپارٹمنٹ اس چیز کے لیے آلریڈی اپنا جو ہے وہ کانشیس ہے اس کے بارے میں، وہ اچھی طرح اویئر ہے، کانشیس ہے کہ یہ جو چیز جو ہے نا اس سے کیا ہو سکتا ہے. لیکن میرا اپنا طریقہ کا یہ ہے کہ میں کبھی بھی چیز کو نا پروسیڈ نہیں کرتا وداؤٹ ایویڈنس. میرا طریقہ کار میں ٹریننگ ایسی کرتی ہے بغیر ایویڈنس سے کوئی بھی چیز آپ کریں گے نا تو وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپ کے منہ پہ آ گیا. نہیں اچھی بات ہے تو آپ پوری اسٹڈی کریں. دوسری یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں مثال دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. سارے لوگ آپ لوگ ماشاء اللہ اسکریپ اور ساری میٹرس کے بارے میں ماسٹرز ہیں. چیزیں تو ہڈن ہیں، آج تک ہڈن ہے. اگر آپ جائیں گے تو یعنی اسکریپ بھی ہم دیکھیں نا، اسکریپ سے پوری میٹیکل اسکریپ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو کمپریسر کا اسکریپ ہے تو اس میں سے صرف کاپر تو نہیں نکلتا، یا کوئی کمپیوٹر کا اسکریپ آتا ہے تو اس میں کیا کیا نکلتا ہے ہمیں بھی پتہ ہے. 15-16 ایلیمنٹس ہیں اور ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے. چاہے میں یہ نہیں کہہ رہا انٹری کیسز پہ تو میں کبھی بھی نہیں ڈپارٹمنٹ تو موٹا موٹا جاتا ہے کہ ریمیٹیبل اسکریپ ہے، ریولیبل اسکریپ. میں نے نا میرا والا کہ اتفاق سے میں جب بورڈ کلاسنگ کے بعد 5 سال 5 ماہ رہا تھا تو میں ایگزامینیشن
5 स्क्रैप के अलावा वहाँ पर रहते सारे गुजरात हाँ। स्क्रैप वो फ्रैंकली जो वहाँ पर वैरायटी में वो चीज़ें आ रही होती थी सारा दिन मैं उसी में गुजारता था साथ ही मेरे 4 दिन और मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वहाँ पे इशूज़ को रिजॉल्व भी करने की कोशिश की स्मूथ भी किया मसले मसाइल हो गए मुझे स्क्रैप के बारे में काफ़ी आइडिया है वहाँ पे क्या होता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेवजह भी करना किया काम भी होती है जो जनरल अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बोर्ड ने स्पेसिफिकली लेटर्स के ऊपर हमसे रिपोर्ट भी मांगी तो इसलिए वो उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कोई चीज़ ऐसी हो जो भी हो ताकि बेवजह किसी के ऊपर कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसमें सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, जिस तरह आपने कहा है और माशाल्लाह बहुत हो रही है और सिर्फ नॉन से नहीं हो रही दूसरे हो रही हम लोग भी करते हैं सब लोग करते हैं उससे हमारा मसला है कि हमारे लोकल कारोबार जब आते हैं कराची में हम जो जाते हैं तो वहाँ पर जाकर क्यों करें अगर किसी ने एक दो नंबर पे नॉलेज या पाकिस्तान में वहाँ देना टैक्स चोरी करके मार्केट में सस्ता बेचते हैं तो वही फेस उसमें हम नुकसान उठाते हैं तो इसलिए आपका और मैंने पूरे पाकिस्तान में आप कह रहे हैं 1000 से भी ऊपर यूनिट्स थे इनको मैंने समन किया गुजरावाला के भी यूनिट्स थे सियालकोट कराची और उसमें ये चर्चा में ऐसा था ये नहीं है ना आपका फ्लैट के यूनिट्स है ये सारी बैटरी वाली क्या करते हैं तो जब वो मैंने केसेस बनाए तो ये सारे वाक्य आए मैंने 0 रेट करवा दिया और फिर जारी बात गवर्नमेंट को टैक्स फिर ये आपके पेपर्स क्रैप होते हैं ये पैकेजेस ये सारे बड़े पेपर्स क्रैप मैंने इनके खिलाफ भी केसेस बनाए तो मैंने तो इसको बहुत काम किया स्क्रैप में और 4 साल करता था मुझे इसका आइडिया है लेकिन देखिए हर जब कोई फैसिलिटी आती है ना और उस फैसिलिटी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हम उस फैसिलिटी के ऊपर हर एक को मौका देंगे उसमें अगर कोई नॉर्मलीज क्रिएट होती है जैसे आप लोगों ने इन्फॉर्म की है उसका सद्देबाब हो सकता है किसी हद तक लेकिन ये है कि आप बताया करें स्पेशली व्हेन दे आर एक्सपोर्टिंग एंड गिविंग यू फॉरेनर्स इसको स्टडी कर रहे हैं इंशाल्लाह बेहतर सबके लिए बेहतर जी ग्रुप चेयरमैन साहब का सदर चैम्बर शेख नसीम साहब थैंक यू जी सर मेरे हमारी जो बदकिस्मती है कि जिसने रिटायरमेंट होती दी ना वो उस कमेटी में बैठा है और वो वही करता है कि जैसे इंडस्ट्री को चलने नहीं देना एक बंदा स्मॉल इंडस्ट्री में था वो रिटायर हो गया था हर रोज जो है मुझे मैसेज आते हैं उसके कि अल्लाह मसल्ले अला मोहम्मद मोहम्मद कुछ लिखता है हर रोज लिखता है पूछा बंदे को यार नहीं कौन है बंदा रोज का है उसने कहा वो बंदा रिटायर हो गया और वो ये दवाइयाँ आपको देगा और वो बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहती है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जरूर चलना चाहिए तो चलना चाहिए मोस्टली 80% लोग बल्कि 90% लोगों ने लिख के दे दिया ये जमीन हमने खरीदी है हमारे पैसों से खरीदी गई और पनिशमेंट ये दे रहे हैं कि आप तुमने खरीदो कंस्ट्रक्शन नहीं की तूने इसलिए ये सड़कें नहीं है पानी खड़ा है काम नहीं हो सकता वो कहते जी इसके ऊपर इतनी प्रगति लगा दो इसके ऊपर इतनी प्रगति लगा दो क्या मतलब है अगर तो पॉलिसी में हमें बैठा रहे हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और किया तो कह नहीं यार एक बंदा अपना आमदन कर दे वो कर दे और कोई ना कोई रास्ता निकल आए रही बात है कोई माल आ जाता है तो अगर माल आ रहे हैं खुदा ना खासा उसमें
کہ جی ایگزامینیشن میں چلا گیا کتنے ایگزامینیشن میں رہتا ہے اس کو چھوڑ دیں جب وہ خدا نہ خاصا مال ڈین ہو گیا ڈینر بھی اس کو رہنے دیں اس کو باہر نہ نکالنا کہ مال چل جائے مال نکالو آپ چھوڑتا رہو سوال آپ دیکھی جائے گی یہ ڈائریکٹ ہم جو نا کوئی انسٹیٹیا کو نہیں آئی تھی نا انڈیا میں وہ 4 گورے آئے تھے انہوں نے پورے انڈیا کو کنٹرول کر لیا ایسے ہی ہم نے وہاں بندے بتائے ہوئے جو ہینڈلنگ کر رہے ہیں وہی فارم کے بندے بیٹھے جو کنٹینر پکڑا گیا اس کو ڈیٹینشن پڑ گئی شروع ہو گئی آپ کا جو ڈیمیج پڑا وہ نہ پڑا کیا بنا کس فورم پہ جا کے بات کریں کہاں کریں کچھ نہیں ہو رہا جتنی دیر تک یہ آپ کے بورڈ والے جتنے ممبر ہیں وہ سوچیں سمجھیں ہم سمجھیں کہ غلط کوئی بدل نہیں ہے تو غلط ہے یہ کام ہے اپرچونٹی ہونی چاہیے اور یہ کچھ چیزیں آ گئی ہے اس پہ آپ کا کوئی مسئلہ بن گیا اس کو نکال کے بعد ڈیمیج نہ وہ ہم نے وہ ڈیٹینشن $50 ڈیلی پر اندر کرنے جانے میں وہ جو بھی نہیں وہ دے رہا کم ہو گیا جیسے ہم نے آڈیٹر کا کہا آڈیٹر نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا سارا تھوڑا سا نزدیک ہو گیا بیٹھے اتنا آڈیٹر نے کیا اتنی مجھے پینلٹی لگی اور کہاں جا کے وہ ختم ہو گئی بورڈ میں جا کے ختم ہو گئی ٹریبیونل میں جا کے ختم ہو گئی اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں کاس تو میری پڑی اسی بات میں پڑھنی ہے یہ آپ آڈیٹر پہ نہ رہیں اس کو ذرا تھوڑا سا مائنورٹی دیکھیں کہ اس کے کیا انٹرسٹ ہے ہمارا کیا انٹرسٹ ہے جتنا بھی گندا کام ہوتا ہے نا میڈیا کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے لاہور ایک دفعہ پیش ہوا ہوں آپ کے ضیاء اللہ قاسمی کا بیٹا ایک بیٹا ہوا یار یہ تمہیں انڈیا سے معلوم ہے یہ کیسے آ گیا میں دیکھیں آ گیا کہتا ہاں کہتے جی آپ نے تو جاملہ دی تھی مجھے دیکھیں میرا باہر ٹھیک کام کرنا کہتا ہوں میں نے $4 میں جاملہ آئیں گے میں $1 میں لاؤں گا اس کو بڑی دیر سوچتے رہے سمجھتے رہے اس کے کلیکٹر کے ساتھ میٹنگ ہو کہتا ہے ہم نے بڑا ایماندار عملہ لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا میرا مال نکل چکا تھا میں نے جو بھی ہے لے دے کے نکال لیا وہ کہتا ہے ہم بڑے ایماندار بنے ہیں میں کہا خدا کی قسم میں پیسے دے کے ابھی مانگ لیا کیا مزہ یہ جو رپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے میں بھی اس میں حل کرے تھوڑا سا وہ میں سوری کہہ رہے ہم بھی کرتے بس ان قوم کے ساتھ میں آپ کو بہت سمجھا کہ آپ نہیں ہے آپ کو سمبڑیا لائن صحیح نا سمبڑیا آپ کو کچھ نہ ہوتا ہے زیرو ہے نہیں سر آپ کو پتہ ہے میرا کتنا ناٹ ایون 1 ملین سر اس کی مین وجہ ہے نا اس کی وجہ ایک نتیجہ آ گیا نا آپ کا میرا اس کے بعد دیکھیے وہ ٹریڈ چارجز والا ایشو ہے نہیں سر نہیں بریک کے علاوہ میں یہ تو سوچے میرے خیال سے کئی سالوں سے ڈرتے کیا بہت شکریہ جی چیئرمین صاحب جو کوئی دوست اور بات کرنا چاہتے ہیں وہ مختصر بات کرنی ہے آپ کی مہربانی ریپیٹ نہیں کو بات کرنی بٹ صاحب نے بات کی کہ کچھ ایک یونٹ جیسے لاہور میں ہے تو وہ تھوڑی اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں جیسے بھی ہیں اگر کوئی یونٹ کی وجہ سے ہمارے ادھر رپورٹرز کو پرابلم آ رہی ہے وہ نہیں آنی چاہیے اور اگر کوئی آ رہی ہے تو فیلڈ آفس اسے دیکھنے کے لیے بنے ہوئے ہیں اور اگر ہم اس ایک یونٹ کی پرابلم کی وجہ سے کہیں کہ یہ ساری انڈسٹری کو ڈسکریج کر دیں یہ بہتر نہیں ہوئے گا کیونکہ 2017 کے اندر جب چائنا نے اسکریپس کے اوپر بین لگایا تو 17 کے بعد اسکریپس نے رخ کیا پاکستان کا اسکریپ کے اندر یہ 1-2 آئٹم نہیں ہے 100 کی تعداد سے آئٹمز ہیں چائنا پاکستان کا 100% FTA ہے تھائی لینڈ کا بھی 100% FTA ہے انڈیا کا 2-3% کا ہمارے سے فرق ہے اور یہ سارا ہمارا مٹیریل جاتا ہے چائنا اور اس کی بلین
बिलियंस ऑफ डॉलर की एक गैप है मार्केट के अंदर, जिससे हम मेटल्स वाले, गुजरावाला वाले कैटर कर सकते हैं। और थाईलैंड भी हमारा कंपेटिटर है, और अगर हम इस तरह की चीजें, इस तरह की फैसिलिटीज मेटल सेक्टर को निकाल देंगे तो इंडिया कंपेटिटिव एज ले जाएगा, थाईलैंड ले जाएगा। हमने ये गैप पूरा करना है, उसके लिए चाहिए कि हम बजाय डिस्करेज करें पूरे सेक्टर को, हम उन लोगों को नाम करें, उनका नाम लें, उनको डिपार्टमेंट को हेल्प आउट करें कि वो देखें और फाइंड आउट करें कि इफ दे आर डूइंग रॉन्ग दे विल कैच देम। दैट आपने सुना नहीं है, मैंने तो यही कहा है सिस्टम को देखिए, अगर वो फैसिलिटी किसी को नहीं वो एक लफ्ज़ यूं हुआ था कि इन्हें बाहर निकाल दिया, तो मैंने चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच पटना इफ यू आर जी साहब का सदर नवाज बाजवा साहब। आप ये हमारे भाई हैं, दूसरे भी हमारे भाई हैं, फैसिलिटी हम भी ले सकते हैं। थैंक यू सर मेरा क्वेश्चन ये है जो कार्बन स्टोर फिलहाल तो ये फैसिलिटी जो है वो फॉर दी यूजर्स ऑफ स्कीम है, जैसे कि आपका जब ये स्कीम आ रही है हम लोग तो उसके बाद रह जाएगी आपके पास EFS, अगर कोई EFS यूजर है, अगर कोई टेम्परेरी यूजर की तरह मंगवाता है वो यूज़ कर ले सकते हैं आसमानी में या आराम से। वो तो आपका सियालकोट में बेशुमार ऐसे हमें पड़ा हुआ, अगर कोई ले ले तो सारे उसको खरीदने के आ रहे वो रंग के साथ है। और तीसरा ये है कि EPC में नहीं जा सकते, तो ये है फिलहाल यही है। अभी इसकी जो डिटेल है कि ये पेमेंट ऑफ टैक्स है उसमें उससे नहीं है, लेकिन आप सजेशन दें, ओपन द सजेशन, कोई भी आप राय दे, आप समझते हैं कि ये इस तरह है तो मुझे आपकी तरफ से राइटिंग चाहिए, आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है जो आपको अकोमोडेट कर सकती है, ताकि फिर इन रूल्स में आना है, ये बजट आ रहा है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी दी हैं, इसी तरह से सियालकोट वाले भी दे रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के वाले से कुछ मसले थे वो वाले दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो मेरे ख्याल से एक तो एसोसिएशन है उन्होंने भी देनी है, तो आपकी तरफ जी अली हमायूं बादशाह है। सर ये जो स्कीम की बात चल रही है इंडस्ट्रियल मोटर्स के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहूँगा सर जो यूनिट ऑलरेडी स्कीम अवेल कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम किधर से आ रही है, हमें अगर वो अपना मटेरियल बॉनेट यूज़ करके तो ये इसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी रिक्वेस्ट दूसरी उनको निकालने के लिए वो अपनी जगह पे, लेकिन अभी प्रॉब्लम किधर से आ रही है, लाहौर का यूनिट है वो इम्पोर्ट करता है और मटीरियल गुजरावाला ला के, हमने ये रिक्वेस्ट की जो कलेक्टर साहब की बिजनेस आ जाएगी सर, उन्होंने हमें कहा कि गड्डियाँ करता हो सर, आप पहुँचा रोड में चढ़ के गड्डियाँ नहीं गिर सकता कि बाकी गड्डी से गुजरा उस प्रॉब्लम को लेके हमने आपसे भी रिक्वेस्ट की, आपसे पहले जो ऑफिसर थे ये भी हमें रिक्वेस्ट है कि जो प्रिंसिप इस तरह के गलत कामों में पकड़े जाते हैं लेकिन उनके स्टॉक से शार्ट उनको दोबारा एक घंटे में ना दिया जाए तो वो स्कीम वापस ले ली। मैं अपने से थोड़ा सा देखिए, अगर थोड़ा बहुत काम हो जाए तो मेरे आने से पहले मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मेरे आने से पहले ही हुआ है और आई डोंट नो एक तो कंसर्न जो इलेक्शन से आप अगर आप समझते हैं ऐसा काम हो गया तो आप जरूर बताएं। बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड ने फिर कलेक्ट्रेट मतलब फ्रैंकली जब भी आप जाएंगे पावर्स में जाएंगे तो उन्होंने भी अभी है, तो मैंने बड़ी हद तक जो है ना ऑलरेडी मैं कलेक्ट्रेट के अंदर जो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन में आ रहा है कानून बेहतर और जो चीज़ है वो डेवलपमेंट करनी चाहिए। अगर आप किसी और कलेक्ट्रेट से इशूज़ है और आपने इतना इशूज़ को रेज भी किया तो वो दे सर आप एक लोकल कलेक्ट्रेट में भी अगर एक ही बार खींचा जाए मूवमेंट कर रहा है तो जो कर रहा है आप उसको जाएंगे उसको फैसिलिटेट कर देंगे, उससे बहुत अफॉर्चुनेट है। देखिए जो अपने पैरामीटर्स के ऊपर पूरा होता है इज गुड लेकिन तो एक बड़ा मटीरियल को लोकल मार्केट में सेल कराना है सर उसको तो नहीं रिटेन कर पाएंगे। देखिए अगर कोई ऐसी रियलिटी है मेरे नॉट में आ जाती है तो मैं उसको करेक्शन कोई इसीलिए मैं ना उस सिस्टम के अंदर ये चीज़ें इसके ला रहा हूँ तो पहले स्कीम्स में नहीं थी, हर चीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड होगी, जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी ना तो मैं जब मर्जी बैठ के देख सकता हूँ। अभी
भी हमें बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी मिलती है, शायद आप लोगों के पास, इस पर हमें हर चीज़ अब नज़र आ जाती है बैठे बैठे, वो बहुत जल्दी हमें कोई चीज़ एक्सेस करनी हो तो फौरन देखते। ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कोई प्रोसेस मैनुअल इन्वॉल्व, जैसे मसलन वेस्टेज का भी डिस्पोजल है तो उसके लिए वो मैनुअली ही पैसे एक्सेस हुए, ईडी बनी, वो पैसे लगे जमा करवाए ट्रेजरी शाम पे, फिर उसको रिमांड कस्टम से लेकर उठा के फिर उसको आप जी उसको सिस्टम के अंदर लेके, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। हम ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बी कॉम के मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल हो। हाँ, फिर ग्रेजुअली ये चीज़ें जब ऐसी होगी फिर उसके साथ साथ हम आगे और थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन वो होगी सारी ऑनलाइन। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं चाह रहा जिसके लिए जो है ना वो पब्लिक ये बिजनेसमैन का जो इंटरेक्शन है वो टैक्स कलेक्टर के साथ बढ़े, कम हो, ऑर्डर बेस्ड होगा लेकिन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेक्लेरेशंस जो आपके सिस्टम में जी अच्छा साहब करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यूनिट है EPZ में, अप्रूव्ड है कस्टम से जो नाम क्या क्या मोहम्मद अरशद, नहीं यूनिट का नाम AT एंटरप्राइजेज है और मेरे भतीजे का ये मैटर जी। तो क्या FSC की सहूलत वगैरह वो भी अवेल कर सकते हैं? EFS की देखिए हम ऑलरेडी एक स्कीम में अवेल कर रहे हैं और इसमें जो एक रूल है वो मैं तो समझ रहा था आप लोगों को प्रेजेंटेशन बड़ी डिटेल में पहले कर दी हुई है, तो मुझे लग रहा है वैसे कोई डिटेल इतनी पता नहीं है। नहीं पिछली आप कह रहे थे ना पहले भी एक हुई है, इसमें ना स्कीम जो है ना वो बाकी फिर अवेल नहीं हो सकती, तो स्पेसिफिकली उसमें रूल में लिखा हो नहीं, अगर वो EPZ से EPZ जब आप EPZ के अंदर मौजूद है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, EPZ के अंदर मौजूद होने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी ज़माने में कोई ज़मीन भी खरीदी हुई थी, प्लॉट खरीदा तो किस लिए खरीदा था? इसलिए कि आपने EPZ के अंदर अपना एक यूनिट बनाया है। यूनिट के लिए वहाँ पर ये होता है या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उसी हिसाब से आप उसको इजाज़त देते हैं, यही देते हैं ना स्टेट में चले वो जो भी है, अब उसका लीगल हैसियत होगी नहीं किसी, अब वो ऑलरेडी अवेलेबल जिसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्सेस, देन आप उसको जो भी प्रोसेसेस अवेलेबल है तो आप मुताबिक एक्सपोर्ट करते हैं वो कर सकते हैं। अब EFS उधर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक यूनिट जो है ना एक ऐसी प्रेमिसेस में है जो बॉन्डेड प्रेमिसेस में है। EFS तो बेसिकली उन लोगों को ये दिया जा रहा है जिसके अंदर जो है वो ऑलरेडी यो इंडिपेंडेंटली यूनिट्स ऑपरेट कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, DTI फैसिलिटी ये तीनों भी जब इनको EFS मिल जाएगा तो ये नहीं मेल कर सकते, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ उनके जो बैलेंस मटेरियल है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें हमें एक और प्रॉब्लम आती है ना कि सारी करियर सब ये समझिए जो आपको आता है पहले समझिए ज़्यादा फिर बेनिफिट नहीं आता, तो ये किया जाएगा पता नहीं वो मैं थोड़ा सा बता रहा था रूल्स क्या थे, मैं अगर मुझे आप सही कर दीजिएगा तो कभी कल परसेप्शन देखें वो रूल्स ये कि ये ऑलरेडी जो प्रेमिसेस इन्वेस्टिंग है गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़मीन है उसको बेचते हैं और उस पर ये है कि कोई प्राइवेट एंटिटी जो है ना वो आगे पार्टनरशिप कर ले EPC के साथ, ज़मीन उनकी होगी और उसके ऊपर वो जो है ना यूनिट्स वगैरह सारे वो प्राइवेट एंटिटी को इजाज़त देगी 50 वो सोच रहे हैं इस तरफ अभी रूल्स आए नहीं हैं लेकिन ऑलरेडी स्कीम है 50 हाँ उसको कुछ बेहतर कर रहे हैं। चलें रबानी साहब ज़रा मुख्तसर कर लें। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, बड़ी डिटेल से तो हो गई हैं। एक तो मैं चाह रहा था कि वैल्यू एडेड में जो आप रोसेस की बात कर रहे हैं उसका टैरिफ भी आप शेयर कर दें कि अगर वो लेनी हो तो उसका क्या तरीकाकार हो, उसकी रोडेड प्राइसेस क्या होंगी, नंबर 1। नंबर 2, एक छोटा सा एक इशू है वो ज़रा देख लीजिएगा कि समटाइम हम कोरियर्स मंगवाते हैं सैम्पलिंग के लिए बाहर से तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हज़ारों के जुल्म से उसके वो कस्टम ड्यूटीज़ के पे करने पड़ते हैं और उसका कोई पता नहीं चलता जी। ये सियालकोट या लाहौर में कहीं पे भी हम मंगवाए ना, कोरियर को DHL के थ्रू आ जाए या किसी और कंपनी के थ्रू, इधर से भी आते हैं, सियालकोट से भी आते हैं। आपको पता है वो PCD हेडिंग है 9991 है या क्या है जो जिसके तहत सैंपल्स कम करते हैं
वो हमसे पूछे बिना ही कर देते हैं और चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं। नहीं वो मैं बताता हूँ इशूज़ किया मैंने तो ये क्योंकि केस रिपोर्ट्स में देखे होंगे मैंने इसकी कोशिश की थी लिमिट बढ़ाने की। मैं उस वक्त जा रहा था कि 50,000 रुपीज़ अभी तो मेरे पास पहले 10,000 थी अभी मेरे पास पता नहीं 20,000 थी क्या हो गई है 30 हो गई है मैं इसको 50,000 मैंने बना के भी भेजी। मेरा ख्याल है कि क्योंकि सैंपल्स आप जो है ना वो सैंपल्स जो हैं वो तो आपको सैंपल की बढ़ जाती है फिर डॉलर की इशू की वजह से जो है वो तो 20 तो डॉलर तो उतने रह जाते हैं वो 50,000 तक लिमिट हो जाती है। फिर होता ही है कि उसकी वैल्यूएशन का मसला असल मसला ये है कि वो मेरे ख्याल से इसमें ये करना चाहिए कि ट्रेड कंपोनेंट जब ऐड हो जाता है किसी चीज़ में तो वो लिमिट होता है तो इस तरह की वो चीज़ होनी चाहिए थी कि वो अनसोलिसिटेड जैसे गिफ्ट आ गया और सैंपल आ गया और सैंपल भी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मेजरेबल एक पता चलेगा कि सैंपल है क्वांटिटी उसकी इतनी है और उसकी मेजरमेंट ऐसी है कि ये सैंपल के अलावा उसकी नहीं हो सकती। जब ये कोरियर होता है ना वहाँ पे उसकी पैकिंग लिस्ट दी जाती है बाकायदा तौर पे कि इसके अंदर क्या है एक्सपोर्ट क्या लिखा होता है वो डिटेल वहाँ पे लेते हैं तो फिर ही वहाँ से शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जब आती है वो 2-3 रुपए की बात समटाइम एक आइटम होती है जो हमने उसमें ये है ना कोरियर्स का ये है कि मैं आपको समझा सकता हूँ कोरियर्स में बहुत तरह की फ्लेवर्स एक वो होती है जो सिंगल ईडी में बहुत सारे लोगों के आइटम्स नहीं होते हैं जैसे 40-50 आइटम्स होना उसको कोरियर ईडी कहते हैं। एक ये होती है कि जो एट द टाइम ऑफ बोर्ड को कहते हैं कि नहीं ये इसकी सेपरेट ईडी फाइल लाहौर में तो ये बड़ी रिलीजियसली ये प्रैक्टिस फॉलो होती है जो मैंने इसे सियालकोट में देखा है मैंने अभी कल परसों ही मंगवाई है मैं चेक करने के लिए भी हम लोग किया तो कोरियर टीवी में सारे सैंपल मिले तो आपका एक वो सियालकोट में मतलब कि मैं देख के आया हूँ 2-3 दिन पहले वो टीवी इसीलिए क्योंकि उसमें इशू ये होता है कि कोरियर टीवी में छोटी चीज़ें आती हैं सैंपल्स होते हैं नॉर्मली वो एक ही टीवी में 10-40-50 लोगों के क्लियर होते हैं और उसमें ई कॉमर्स के भी हो सकते हैं ना जिस वजह से वो अब वो होता उसमें ये है कि आप अपने क्लाइंट के जरिए ना जो भी आपका क्लियरिंग करने वाला बंदा है ना उसको आप कहेंगे कि मेरा ये सैंपल है और मैं ये पीसीबी मेल करना चाहता हूँ। मैं जो पॉइंट आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि जब कोरियर आता है DHL का या किसी और भी कंपनी से वो हमसे पूछते नहीं कि कैसे क्लियर करवाना है सिर्फ इस चीज़ को जरा आपना आपका काम है कि कोरियर वालों को कहें कि वो डबल लाइन करें। चले ठीक है जी आप मुझसे जरा क्लियर कर वैसे मामला में ना जी का तो दूसरे मसाइल तो दूसरी फैसिलिटीज़ के अंदर हैं जो कि अभी मर्ज हो के इसमें EFS में आ जाएगी वो तो चले आप डिस्कस करना टाइम की कमी की वजह से मुश्किल है तो उनमें अप्लाई किया हुआ है 2-3 तो आप तो मेरे पास जरूर आए ना मिले तो फिर आपको जो भी इश्यूज होंगे हम आपको ठीक है जी शायद अकबर साहब आखिरी आप लास्ट जी सर एक आपने जिक्र किया ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स का सर ये कब तक की स्कीम कराची में भी मॉडल टेस्ट बेसिस के ऊपर था वो उसको किया जा रहा है लेकिन इसके बारे में अगर आपको कोई डिटेल्स वगैरह चाहिए तो हम आपको दे देंगे। हाँ मैं भी शेयर कर दूँगा ये तो 2-3 साल हो गए हैं स्कूल में हुए और इसको भी टेस्ट बेसिस पे से कराची में इन्होंने इंकॉर्पोरेट किया तो उसकी मैं डिटेल्स वगैरह आपको दे दूँगा लेकिन अभी प्रॉपरली इसको रोल आउट नहीं किया। ये सर कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको रोल आउट कर देंगे आपको? 2-3 साल के चलें बहुत जी वीपी साहब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैनेजर साहब और उनकी तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और चैनल के लोगों के लिए कारोबारी लोगों के लिए मुफीद मशवरे दी और इस लीड से मुतारफ कराया। मैं आखिर में ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने PSW का रजिस्ट्रेशन टैक्स हमारा शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इधर मामला डिस्कस हुए हैं उसकी बेहतरी के लिए आपका साथ हमारे साथ जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।